हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ सीए रवनीत कौर और आज के मैं इस वीडियो में आपके साथ सारी प्रोविजंस रिलेटेड टू टीडीएस ऑन पेमेंट्स मेड टू नॉन रेजिडेंट। अगर आप कोई भी पेमेंट नॉन रेजिडेंट को करते हो तो अंडर सेक्शन 195 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 टीडीएस की क्या क्या प्रोविजंस है मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी इस वीडियो में। तो मेरी रिक्वेस्ट है आप इस वीडियो को कंप्लीट देखना, लास्ट तक देखना, ताकि आपको सारी प्रोविजंस इसके साथ रिलेटेड समझ आ जाए। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। अगर कोई भी पर्सन, एनी पर्सन, पेयर मींस पेयर, यहां पे मैं बोल रही हूँ पेयर मींस द पर्सन हु इज मेकिंग द पेमेंट, मे बी रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट, कोई भी हो सकता है, बट यहां पे हम बात करें पेमेंट किसको जा रही है, दैट पेई मस्ट बी नॉन रेजिडेंट। नॉन रेजिडेंट मे बी इंडिविजुअल और फॉरेन कंपनी। तो कंपल्शन किस पे है, पेयर की ड्यूटी है कि उस पे ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिडक्टिंग टीडीएस एट द रेट्स इन फोर्स अंडर सेक्शन 195। तो उसको 195 सेक्शन के अंडर टीडीएस काटना पड़ जाएगा अगर वो नॉन रेजिडेंट को पेमेंट कर रहा है। नॉन रेजिडेंट हो सकता है इंडिविजुअल हो या हो सकता है फॉरेन कंपनी हो। तो पर्सन की अगर हम यहां पे बात कर रहे हैं पर्सन की, तो पर्सन कौन कौन से हो सकते हैं एज पर इनकम टैक्स एक्ट 1961, इंडिविजुअल, एचयूएफ, कंपनी। तो नेक्स्ट इज व्हेन टू डिडक्ट टीडीएस अंडर सेक्शन 195। 195 के अंडर आपको कब टीडीएस काटना पड़ेगा, एट द टाइम ऑफ क्रेडिट ऑफ सच इनकम टू द अकाउंट ऑफ पेई और एट द टाइम ऑफ पेमेंट। या तो जब आप पेमेंट कर रहे हो या जब आपने बुक एंट्री पास कर रही हो और उसका अकाउंट क्रेडिट कर दिया, तो उसके इन दोनों में जो भी अर्लियर हो, विच एवर इज अर्लियर, उसके टाइम पे आपको टीडीएस अंडर सेक्शन 195 काटना पड़ जाएगा। बट इन केस ऑफ गवर्नमेंट और पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और पब्लिक सेक्टर बैंक्स, वो सिर्फ उस टाइम पे टीडीएस काटेंगे जब ओनली एट द टाइम ऑफ पेमेंट देयर ऑफ इन कैश, चेक और ड्राफ्ट और एनी अदर मोड। तो पेमेंट भी किसी भी फॉर्म में हो सकती है, कैश में हो सकती है, चेक में हो सकती है, ड्राफ्ट में हो सकती है, कोई भी अदर मोड, ऑनलाइन मोड हो सकती है, आरटीजीएस हो सकती है, नेफ्ट हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो ये मैंने एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे मेंशन कर दिया कि सेकंड प्रोविजन टू सेक्शन 195(1) एग्जम्प्टिंग टीडीएस ऑन डिविडेंड। अब पहले क्या था, सेक्शन 195(1) में दिया गया कि टीडीएस आपको कोई जरूरत नहीं है टीडीएस डिविडेंड के ऊपर काटने की, जो डिविडेंड सेक्शन 115(o) में आता है। तो बट वो डिलीट कर दी गई हुई है फाइनेंस एक्ट 2020 के अकॉर्ड में। तो इसका मतलब डिविडेंड पे भी हमें टीडीएस अब काटना पड़ जाएगा। थ्रेशोल्ड लिमिट कोई भी नहीं है। जो इनकम टैक्स जो भी कोई इनकम इंडिया में टैक्सेबल है उस पर टीडीएस लगना चाहिए, टैक्सेबल है उस पर आप टीडीएस, अगर नॉन रेजिडेंट को जा रही है पेमेंट तो सेक्शन 195 के अंडर टीडीएस काट लो। और टीडीएस की रिटर्न किस फॉर्म में जाएगी, 27Q में। अगर आप कोई भी पेमेंट कर रहे हो एनआरआई को तो वो रिटर्न का फॉर्म नंबर कौन सा है, 27Q में टीडीएस की रिटर्न फाइल करो। तो रेट ऑफ टीडीएस अंडर सेक्शन 195 में डिस्कस कर रही हूँ। टीडीएस इज टू बी डिडक्टेड एट आइदर ऑफ द फॉलोइंग रेट्स, या जो मोर बेनिफिशियल टू द पेई, या पेई यहाँ पे कौन है, नॉन रेजिडेंट, पहले भी मैं डिस्कस कर चुकी हूँ। पेई मींस नॉन रेजिडेंट यहाँ पे। तो रेट्स एज पर फाइनेंस एक्ट ऑफ द गिवन ईयर, जिस ईयर में आप इनकम दे रहे हो, नॉन रेजिडेंट को इनकम जा रही है, उस ईयर का फाइनेंस एक्ट में क्या क्या रेट्स सेक्शन 195 के गवर्नमेंट ने फिक्स कर दिए हैं। या अगर रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट के कंट्री ऑफ रेजिडेंट के साथ डीटीए हुआ मींस डबल टैक्सेशन ऑफ अवॉइडेंस एग्रीमेंट हुआ, या उस में मेंशन है जो पेमेंट आप कर रहे हो नॉन रेजिडेंट को, उसमें मेंशन है वो रेट। तो इन दोनों में से जो मोर बेनिफिशियल कौन सा होएगा पेई को, जो लोअर होगा, क्योंकि उसको इनकम ज्यादा उसके हैंड में आएगी अगर टीडीएस कम रेट पे काटा जाएगा। और मैं एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दूं, अगर आप फाइनेंस एक्ट के रेट्स फॉलो कर रहे हैं तो उस पे जैसे सपोज करो 20% रेट है, तो इसके ऊपर 20% के ऊपर आपको 4% सेस और एजुकेशन सेस सरचार्ज और एजुकेशन सेस 4% काटना पड़ेगा। इस पे 20% का 4% ऐड करना पड़ेगा, वो आपका रेट, उस पे आप टोटल टीडीएस काटोगे। पर अगर डीटीए का रेट फॉलो कर रहे हो तो कोई भी सरचार्ज ऐड नहीं करने की जरूरत। नेक्स्ट इज टीडीएस रेट्स गिवन इन द फाइनेंस एक्ट 2022। क्या क्या रेट्स दिए गए हैं 2022 फाइनेंस एक्ट में। सबसे पहले दिया गया है कोई भी इनकम इन्वेस्टमेंट पे अगर अर्न कर रहा है नॉन रेजिडेंट, मे बी इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट और डिविडेंड, तो उस केस में इन्वेस्टमेंट की है, इंटरेस्ट और डिविडेंड अर्न कर रहा है तो 20%। अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है जो सेक्शन 115E में मेंशन्ड है, लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स, कौन से एसेट्स, शेयर्स ऑफ इंडियन कंपनी हो सकता है, डिबेंचर्स और डिपॉजिट्स ऑफ पब्लिक कंपनी हो सकता है इंडिया में, सिक्योरिटीज जो गवर्नमेंट इशू करती है वो हो सकते हैं। ये तीन के केस में अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो रहा है
लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो रहा है जो सेक्शन 115E में हमें दिया, तो उस पे आपने 10% काटना है फाइनेंस एक्ट 2022 में। और 112A में अगर शेयर्स और सिक्योरिटीज हैं जो लिस्टेड है, लिस्टेड दिए गए हुए हैं सेक्शन 112A में, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो रहा है, जो लिस्टेड सिक्योरिटीज हैं शेयर्स हैं 112A में दिए, तो उस पे आपने 10% काटना है इंटरेस्ट। अगर इनमें नहीं आ रहा कोई भी कैपिटल TDS काटना है 10%। तो नेक्स्ट इज, अगर कोई अदर देन दिस, अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कोई अर्न कर रहा है नॉन रेजिडेंट कुछ भी सेल करने से, कोई भी एसेट सेल, कैपिटल लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट बेचने पे, तो 20% उस पे। अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अर्न कर रहा है तो 115A पे ये, अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है जो कि सेक्शन 11A में मेंशन्ड है, तो उस पे आपने 15% काटना है। और अगर कोई भी मनी बोरो की है इन फॉरेन करेंसी, उसने NR ने फ्रॉम द गवर्नमेंट और इंडियन कंसर्न ऑन द मनी बोरोड इन फॉरेन करेंसी, तो उस पे आप 20% काटो। ये रेपिटेशन है। अगर विनिंग है, कोई विन कर रहा है, कोई कार्ड गेम से, कोई लॉटरी से, क्रॉसवर्ड पजल से, कोई एनी अदर गैम्बलिंग सच काइंड ऑफ गेम और अदर गेम्स ऑफ एनी सोर्स सच एज हॉर्स रेसेस भी, तो वो उस पे 30% रेट लग जाएगा। फाइनेंस एक्ट फाइनेंस एक्ट में दिया गया 30% रेट इन सारे। तो अगर इनसे अलावा भी कोई इनकम है तो 30%। नेक्स्ट इज नेचर ऑफ पेमेंट्स कवर्ड अंडर सेक्शन 195। 195 के अंडर कौन कौन से नेचर ऑफ पेमेंट्स कवर्ड है? कोई भी इंटरेस्ट, एनी इंटरेस्ट, हमने रेट्स कर दिए, कोई भी इंटरेस्ट, बट ये मेंशन किया मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जिस इंटरेस्ट के लिए सेक्शंस अलग से बने हुए हैं, जैसे सेक्शन 194 LB, LC, LD, तो वो वाला इंटरेस्ट आपने 195 के अंडर नहीं लेके आना, TDS नहीं काटना। उसकी केस में इन जो स्पेसिफिक सेक्शंस बने हैं हम TDS उनके अंडर स्पेसिफिक सेक्शंस में काटेंगे। जैसे 194 LB में दिया गया इंटरेस्ट इनकम टू NR आ रही है इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड से। LC में दिया गया है NR इनकम इंटरेस्ट की अर्न कर रहा है फ्रॉम स्पेसिफाइड कंपनी और बिजनेस ट्रस्ट, लॉन्ग टर्म एसेट है, लॉन्ग टर्म इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड्स है, तो इंटरेस्ट इनका LD में गया है, सिक्योरिटी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है, कोई रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स है। पहले देखो कि कोई हमारा एसेट इन तीनों सेक्शंस में तो नहीं फॉल कर रहा जिसपे हमने इंटरेस्ट इनकम NR ने अर्न की और हम उसको दे रहे हैं, तो उस सेक्शन के स्पेसिफिक अंडर जाके आप TDS काटो, ना कि सेक्शन 195 में काटो। सेक्शन 195 में अगर इन सेक्शंस में आ रहा आपका इंटरेस्ट इनकम जो आप NR को दे रहे हो, तो हमारा सेक्शन 195 वहां पे नहीं लगेगा। और एनी अदर इनकम चार्जेबल अंडर द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट, कोई भी बिजनेस इनकम वगैरह सारा कुछ इसमें आ गया। नॉट बीइंग इंटरेस्ट इनकम चार्जेबल अंडर, सैलरीज नहीं आएंगी इसमें। तो नेक्स्ट, lower deduction or nil deduction of TDS, any non-resident Indian who is receiving any amount on which TDS is to be deducted under section 195 shall make an application to assessing officer for non-deduction of lower rate of deduction of application should be made in form 13। अगर वो चाहता है कि मेरे को लो रेट पे TDS मेरे इनकम पे काटो या ना काटो, तो उसको फॉर्म 13 में अपनी डिटेल्स फाइल करके असेसिंग ऑफिसर को देनी पड़ेगी। ऑन द सेटिस्फेक्शन ऑफ असेसिंग ऑफिसर सर्टिफिकेट इशू करेगा कि अगर वो सेटिस्फाइड है कि हाँ नहीं काटना चाहिए या उसकी इनकम लोअर है जिसपे नहीं काटना बनता TDS, तो वो उसको सर्टिफिकेट दे देगा और जिससे वो इनकम ले रहा है उसको वो सर्टिफिकेट शो कर देगा फॉर्म 13 कि देखो जी ये सर्टिफिकेट इशू किया है AO ने, तो मेरा रेट ऑफ TDS या तो इस रेट पे काटो या नील रेट पे काटो। तो इफ द सर्टिफिकेट फॉर लोअर रेट इज ग्रांटेड देन द पेयर शुड डिडक्ट द TDS एज पर द सर्टिफिकेट। तो पेयर को TDS काटना पड़ेगा एज पर सर्टिफिकेट, और सर्टिफिकेट एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए फोर्स में होता है, तो वो पीरियड मेंशन किया गया होता है कि सर्टिफिकेट फ्रॉम दिस डेट टू दिस डेट, इस डेट तक वो वैलिड है। उसके बाद उसको नया सर्टिफिकेट अप्लाई करना पड़ता है। Next is declaration of information in relation to foreign payment. The payer responsible for paying any amount to non-resident or a foreign company is required to furnish complete and accurate information regarding such payment in form
CA और फॉर्म CB विद AO। अगर कोई भी पेमेंट कर रहा है नॉन रेजिडेंट को पेयर और फॉरेन कंपनी को कर रहा है तो उसके रिगार्डिंग फॉर्म CA में 15 CA फॉर्म 15 CB में इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी AO को। नोट दिया मैंने यहाँ पे एक, सच इंफॉर्मेशन मस्ट बी फर्निश्ड इवन इफ द पेमेंट amount paid is not taxable under the failure to do such shall attract penalty under। मैं फॉर्म 15 CA और CB की एक अलग से वीडियो आपके साथ शेयर करूंगी जल्दी। तो उसमें पेमेंट्स मेंशन की गई हुई हैं। आप कोई भी पेमेंट करते हो चाहे वो टैक्सेबल है, नॉन टैक्सेबल है, नॉन रेजिडेंट को, तो आपको AO को इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी फॉर्म 15 CA और 15 CB में। हाँ जी, थैंक यू फ्रेंड्स, होपफुली आपको ऑल द प्रोविजंस रिलेटेड टू सेक्शन 195 समझ आ गई। अगर आप ये वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज ये वीडियो लाइक कीजिए, और अगर आपका कोई भी कमेंट है तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हो, मैं आपको जल्दी रिप्लाई करूँ।